सौदा है ज़मीरों का हर काम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर काम तिजारत है। चुप हूँ तो क़यामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त दक्षिण में भाजपा अपना सिक्का जमाने में नाकाम नजर आ रही है। इस वक्त भाजपा हाथ पैर चलाने के बाद भी दक्षिण में धूल फाक रही है। तमाम पैतरे दक्षिण में पहुंचकर फेल हो रहे हैं। भाजपा कुछ भी कर पाने में नाकाम हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार अभी भी दक्षिण में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। पर तमिलनाडु में स्टालिन ने मोदी सरकार की एक बड़ी योजना को फेल कर दिया। अक्सर राज्यपाल और केंद्रीय एजेंसियों के जरिए सियासत करने का इल्जाम लगता रहा है। ऐसे में राज्यपाल ने तमिलनाडु के एक मंत्री को बर्खास्त करके दिल्ली से लेकर चेन्नई तक हड़कंप मचा दिया। लेकिन जब ए के स्टालिन ने अपना कलम चलाया तब हड़कंप मातम में बदल गया। भाजपा जिस मंत्री की बर्खास्तगी का जश्न मना रही है, स्टालिन ने उस जश्न को मातम में तब्दील कर दिया। तमिलनाडु में राज्यपाल के जरिए स्टालिन की सरकार गिराने का मंसूबा अब नाकाम हो चुका है, लेकिन राज्यपाल ने स्टालिन के मंत्री को बर्खास्त करके खुद की बेइज्जती करवा ली है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि राज्यपाल कुछ ही घंटे के बाद अपने फैसले को वापस भी ले लेते हैं, पर तब तक चेन्नई से लेकर दिल्ली तक भाजपा का छीछा लेदर हो चुका था। शायद राज्यपाल ने यह नहीं सोचा कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं जो गोबर तो बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन दक्षिण में बीजेपी बार बार फिसड्डी साबित हो रही है। दक्षिण भारत में भाजपा के खिलाफ इस हद तक गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि स्टालिन ने सीबीआई को ही बैन कर दिया। गेरुआ टोले की चूड़ी टाइट करने स्टालिन ने पहले ही अपनी ताकत का एहसास करा दिया। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले बिहार के मजदूरों के साथ तमिलनाडु में हिंसा की फर्जी खबरें फैलाई गई। तब गेरुआ टोले में मनीष कश्यप का नाम सबसे आगे नजर आया। मनीष कश्यप आरएसएस और बीजेपी का प्रोडक्ट है। उसकी तस्वीरें भी मजबूत पैकेजिंग की गवाही दे रही हैं। उस वक्त तमिलनाडु सरकार ने ही इस गेरुआ टोले के नमूनों के खिलाफ केस दर्ज करना शुरू किया, जिसके बाद गेरुआ टोला अपना नागपुरिया कच्छा लेकर यहाँ वहाँ भाग रहा था। बाद में उसी मनीष कश्यप को पहले बिहार पुलिस ने जेल में डाला, फिर तमिलनाडु की पुलिस उसे बिहार से टांग कर अपने यहाँ ले गई। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी और संघ परिवार का तमिलनाडु में दाल रोटी चलना कितना मुश्किल हो चुका है। बीजेपी अक्सर हिंदी भाषा को लेकर दक्षिण के निशाने पर रही है, इसलिए भाजपा को दक्षिण भारत में वो इज्जत नहीं मिल रही जैसा वो चाहती है। लेकिन राज्यपाल कोई छोटा सा ओहदा नहीं होता। राज्यपाल ने जिस तरह से स्टालिन सरकार के मंत्री को बर्खास्त किया और फिर अपने फैसले को वापस ले लिया, उससे इतना तो साफ हो गया कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शायद राज्यपाल के इस कदम से तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को ये मैसेज दिया जा रहा है कि ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे 2024 में महागठबंधन को रोकने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। अभी हाल ही तमाम सियासी पार्टियां की पटना में मीटिंग हुई, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और उसके कुछ दिन बाद ही राज्यपाल ने उनके एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। मतलब जो काम एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए वो काम सूबे का राज्यपाल करने लगा। बीते दिनों जिस तरह से के स्टालिन ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को तमिलनाडु में बैन किया, उससे यहाँ संकेत मिल रहा है कि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार बिहार पार की मूड में है, यानी जो होगा देखा जाएगा। पर इन्हीं सब हरकतों से दक्षिण में भाजपा अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। पूरे दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गल रही। हमारे जिस प्रधानमंत्री के नाम पर उत्तर भारत में मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं, उसी प्रधानमंत्री को दक्षिण में सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ता है। उत्तर भारत में बीजेपी का बोलबाला नजर आता है, उसी बीजेपी को दक्षिण में अपना लंगोट लेकर भागना पड़ता है। हालात यह है कि कर्नाटक से सत्ता गंवाने के बाद दक्षिण के किले पर केवल सुलगता हुआ कच्छा नजर आ रहा है। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि दक्षिण में भाजपा के पांव से नीचे जमीन खिसक चुकी है। चूंकि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, इसलिए भाजपा का गुस्सा अपने शबाब पर है। पर भाजपा दक्षिण में ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। भले ही यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में हमारे मोदी जी के नाम का सिक्का चलता हो, पर दक्षिण में मोदी जी को इज्जत नहीं मिलती। यानी प्रधानमंत्री का उत्तर भारत में जयकारे गूंजते हैं, पर दक्षिण में उनके खिलाफ नारे लगते हैं। यानी उत्तर भारत का ठीक उल्टा। केंद्र की मोदी सरकार ने खुद को इस देश का बादशाह मान लिया। तमिलनाडु के जिन पुजारियों को बुलाकर प्रधानमंत्री ने संगोल धारण किया, अब तमिलनाडु में संगोलधारी प्रधानमंत्री राजा की तरफ बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में राजा किसी माँ के पेट से पैदा नहीं बल्कि वोट से पैदा होता है। जनता जिसे चाहे अपना नेता बना देगी, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि राजे और रजवाड़ों का दौर खत्म हो चुका है। अब ना तो कोई महाराज है और ना ही राजा।
नहीं भूलना चाहिए कि राजतंत्र की मिट्टी पलीत हो चुकी है। आखिर कैसे AK स्टालिन ने बीजेपी के जश्न को किया बेरंग? आखिर भाजपा के खेमे में क्यों पसरा मातम? आखिर कैसे स्टालिन ने राज्यपाल से पूछे कड़े सवाल? आखिर कैसे दक्षिण में हो रहा है भाजपा का बुरा हाल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को राज्यपाल RN रवि ने बीते गुरुवार को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया। हालांकि कुछ ही घंटों में राज्यपाल अपने फैसले से पलट गए और सेंथिल की बर्खास्तगी को पास ले लिया। इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री स्टालिन और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ चुका है। स्टालिन ने इस मामले में राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि आखिर किस पावर को इस्तेमाल करके उन्होंने मंत्री को बर्खास्त किया। MK स्टालिन ने अपनी चिट्ठी में कहा कि राज्यपाल के पास मंत्रियों को बर्खास्त करने की कोई शक्ति नहीं है। ये काम सिर्फ निर्वाचित मुख्यमंत्री को ही कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ऐसा करने का एकमात्र विशेषाधिकार है। सेंथिल बालाजी कैश फॉर जॉब और मनी लॉन्ड्रिंग समेत करप्शन के इल्जाम का सामना कर रहे हैं और इन मामलों में वो जेल में बंद है। स्टालिन ने अपने पत्र में कहा कि मुझे आपकी चिट्ठी 29 जून की शाम तकरीबन 7 बजे मिली, जिसमें कहा गया कि सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है। इसके बाद दूसरी चिट्ठी रात तकरीबन 11:15 बजे मिली, जिसमें इस आदेश को वापस ले लिया गया। मैं इसलिए पत्र लिख रहा हूं ताकि राज्यपाल इस मामले में तथ्य और कानून दोनों स्पष्ट रूप से समझाएं। मुख्यमंत्री ने भी इल्जाम लगाया कि बर्खास्तगी का आदेश जारी करना या उसे रखने से पहले ना तो उनसे और ना ही उनके मंत्रिपरिषद से सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जल्दबाजी में और संविधान के प्रति बहुत कम सम्मान के साथ काम किया। यानी उत्तर भारत की भाषा में अगर कहा जाए तो राज्यपाल ने संविधान को ताक पर रखकर बर्खास्तगी का फैसला किया है। तमिलनाडु के CM ने राज्यपाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने सेंथिल बालाजी के खिलाफ कार्रवाई तो कर दी, लेकिन पिछली AIADMK सरकार के दौरान किए गए भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी के लिए उन्होंने महीनों चुप्पी साध रखी। स्टालिन ने आगे कहा कि उनकी सलाह के बिना मंत्री को बर्खास्त करने वाला उनका असंवैधानिक संचार कानून की दृष्टि से गैर कानूनी और अमान्य है, इसलिए इसे नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे PDT आचार्य कहते हैं कि ये पहली बार है जब गवर्नर ने सीधे किसी मंत्री को बर्खास्त किया। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। बगैर मुख्यमंत्री की सलाह या सिफारिश के गवर्नर ना तो मंत्री को नियुक्त कर सकता है, ना ही बर्खास्त। बीते साल केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी CM पिनरई विजयन को एक चिट्ठी लिखकर वित्त मंत्री KN बालगोपाल के खिलाफ एक्शन लेने को कहा, लेकिन CM ने अगले ही दिन मीडिया के सामने आकर बता दिया कि राज्यपाल की शक्तियां कितनी सीमित हैं। लेकिन अगर तमिलनाडु की घटना पर गौर करें, राज्यपाल को नहीं भूलना चाहिए कि तमिलनाडु एक पूर्ण राज्य है, वो दिल्ली नहीं है जहां उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार अपना सिक्का चला सकती है। कि तमिलनाडु और दक्षिण की सियासत में इस तरह की हरकतों से इज्जत नहीं मिलने वाली। अब जब राज्यपाल को अधिकार नहीं है कि वो किसी मंत्री को बर्खास्त कर सके, वो खुद को मुख्यमंत्री की तरह क्यों पेश कर रहे थे? इस तरह की हरकतों से राज्य सरकार और राज्यपाल में तकरार बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। राज्य पर इस तरह से केंद्र के नुमाइंदों को अपना फैसला थोपने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। MK स्टालिन ने अपने खत से जाहिर कर दिया वो राज्यपाल या फिर केंद्र सरकार के सामने झुकने वाले नहीं हैं और ना ही वो राज्यपाल के मनमाने दखल को बर्दाश्त करेंगे। लेकिन राज्यपाल और केंद्र सरकार के सबसे मुश्किल है मुख्यमंत्री का सवाल। मुख्यमंत्री MK स्टालिन जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब देते वक्त राज्यपाल के लिए थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। नहीं भूलना चाहिए कि तमिलनाडु में पढ़े लिखे और रहते हैं और भाजपा की दाल वहाँ नहीं गलती जहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। आपको याद होगा जब केरल के भाजपा नेता ने पार्टी की नाकामी के लिए शिक्षा को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। लेकिन तमिलनाडु ने समझा दिया है कि उसके पास भी कागज़ और कलम चलाने की ताकत मौजूद है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।